हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में देखेंगे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरीके से राइज हुई और डिफरेंट कंट्रीज़ कैसे नेशन स्टेट किस तरीके से राइज हुए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रेजेंट टाइम का मैप दिया हुआ है यूरोप का। In the left side, you can see that there are many countries exist in present now, like Spain, France, Germany, Italy, Switzerland, Poland, Belgium. Many more countries are like that. There were not exist. Now you can see that in these pictures, in these maps, ये जो मैप दिया हुआ है, एक मैप में 1714 का मैप, 13 का मैप है और एक 2020 का मैप है। दोनों मैप में आप देखेंगे कि स्पेन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, इसके अलावा हंगरी का किंगडम, तो ये सब किंगडम जो नेपल्स का किंगडम, सार्डिनिया, पेडमेंट, सिसिलीज, ये सब किंगडम हुआ करते थे। मीन्स 1730 में क्या हुआ करते थे? किंगडम हुआ करते थे, मतलब वहाँ मोनार्ची था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि देयर आर मेनी कंट्रीज़। अभी क्या है, बहुत सारी कंट्री बन चुकी है वहाँ पे। पुर्तगाल और नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। और पोलैंड यूक्रेन के बीच में देखिए बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ये सब पहले एग्जिस्ट नहीं हुआ करती थी। पहले पूरा टोटल ये रोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। फिर रोमन एम्पायर से बाद में ऑटोमन एम्पायर में कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स पहले क्या था कि कोई नेशनल वाली फीलिंग, नेशन वाली फीलिंग नहीं आती थी लोगों के अंदर। जो मोनार्ची मोनार्ची जो था, जो राजा आता था, जितना दूर अपना एम्पायर बना देता था, वहाँ तक के लोगों को उस एम्पायर के कंट्रोल में रहना पड़ता था। कोई फिक्स बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। अभी क्या आप 2020 में देख सकते हैं कि फिक्स बाउंड्रीज हैं। फ्रांस की बाउंड्री फिक्स है, जर्मनी की बाउंड्री फिक्स है। मतलब एक एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा इनको बाउंड्री को वैलिड किया गया है। तो ये पहले एग्जिस्ट नहीं हुआ करती थी। तो ये कंट्रीज़ कैसे एग्जिस्ट हुई, या लोगों के अंदर नेशन की फीलिंग कब से आना स्टार्ट हुआ, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो पिक्चर्स के बारे में। एक आर्टिस्ट थे, फेडरिक सारियो, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने एक पिक्चर बनाया था, फोर प्रिंट इन 1848। फेडरिक सारियो, फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो फेडरिक सारियो ने 1848 में कुछ पिक्चर्स प्रिंट कराया था, और उस फोर पिक्चर प्रिंट कराया था, जिसमें से वन पिक्चर आपके सामने दिया हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सामने एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और इधर लोग ट्रेन में, मतलब एक लॉन्ग ट्रेन बना करके लोग वॉकिंग कर रहे हैं। जो और इस पिक्चर के द्वारा फेडरिक सारियो क्या दिखाना चाहते थे? इस पिक्चर के द्वारा दिखाना चाहते थे कि लोगों के अंदर अब नेशन की फीलिंग आती जा रही थी। जो लोग लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाहर जा रहे थे, वो मोनार्ची से फ्री होकर के एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट होते आ रहे थे। मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अब आ रही थी। इसीलिए ये जो लॉन्ग मार्च बना करके लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। मतलब एक एक पूरा यूटोपियन फीलिंग थी। यूटोपियन फीलिंग में क्या होता है कि मतलब एक फीलिंग ऐसा जिसमें जो रियलिटी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फेडरिक सारियो ने कुछ यूटोपियन फीलिंग दिखाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने दिखाया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और डिफरेंट कंट्री के जो कॉमन पीपल हैं या लीडर्स हैं, एक ट्रेन बना करके इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से पास कर रहे हैं। और जो कंट्रीज स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर ले रहे हैं, उनके वो एक नेशन स्टेट के रूप में बाहर आ रहे हैं। जबकि जो इसके पीछे हैं, अभी वो मोनार्ची के कंट्रोल में है, या डिक्टेटरशिप के, या एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। मतलब एब्सोल्यूटिस्ट में क्या होता है कि जो निरंकुश शासक, मतलब जैसे मोनार्ची, डिक्टेटर, इन सब के कंट्रोल में ये सब हैं। जबकि ये सब क्या है, जो ये पास इधर इस तरफ आ चुके हैं, ये इनके अंदर एक नेशन स्टेट वाली फीलिंग आ चुकी है। तो इसमें इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है? इस पिक्चर में उन्होंने दिखाना चाहा कि दो दो नेशन स्टेट पहले बन चुके हैं। कौन कौन से? एक यूएसए इधर आगे पहुंच चुका है, और इसके पीछे स्विट्जरलैंड। ये सब दो कंट्रीज ऐसे हैं जो नेशन स्टेट, मतलब जो फ्री स्टेट,
जहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेट बन चुके हैं, जबकि कई कंट्रीज़ के लोग अभी भी मार्चिंग पे हैं और इसके करीब पहुँच चुके हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखिए, इसके एक हाथ में एक मसाल है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ एक्ट है। ये जो मसाल दिखा रहा है, ये बता रहा है कि अब लोगों को इनलाइटमेंट कर रहा है, टार्च जो इनलाइटमेंट कर रहा है, लोगों के अंदर एक भावना जगा रहा है कि हाँ, आपको एक अब एक फ्रीडम गेट करना चाहिए और अपना शासन स्थापित करना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेटिक में और मोनार्ची में डिफरेंस क्या है। डेमोक्रेटिक में लोग अपने सत्ता चुनने, अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, जबकि मोनार्ची में और डिक्टेटरशिप में लोगों को अपनी सत्ता या अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं होता है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की देवी के रूप में इनका एक स्टैचू बनाया गया था। और स्टैचू ने एक हैंड में अपना एक टॉर्च पकड़ रखा है, जो लोगों के अंदर इनलाइटमेंट कर रहा है, चेतना जगा रहा है कि आपको एक फ्री स्टेट बनना चाहिए। और दूसरे हैंड में क्या रखा है इन्होंने, चार्टर ऑफ एक्ट, मतलब नियम कानून का एक इन्होंने एक पूरा संग्रह करके रखा है। तो इसमें देखिए कई कंट्रीज फ्रीडम गेट्स कर चुके हैं, जैसे यूएसए है और स्विट्जरलैंड, जबकि कई कंट्री अभी भी मोनार्ची या एम्पायर के कंट्रोल में है, जैसे जर्मनी, ये जर्मनी है, फिर जर्मनी है, उसके बाद और पीछे कंट्रीज़ हैं सिसिलीज, और सिसिलीज हैं, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है। ये सब कंट्रीज पीछे भी मार्चिंग करते हुए आ रहे हैं। तो इस पिक्चर से फ्रेडरिक सारियो का मेन मोटो क्या था, इस पिक्चर से दिखाना कि लोग नेशन, फ्री नेशन स्टेट, मतलब डेमोक्रेटिक नेशन बनना चाह रहे थे। लोग मोनार्ची से फ्री होकर के एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाह रहे थे, जहाँ पे शासन लोग के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ पे हो। और देखिए ऊपर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट और कुछ संत लोग यहाँ से देख रहे हैं, जबकि कुछ एंजल्स भी यहाँ से दिख रही हैं और इनको अपलाउड कर रहे हैं, मतलब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इनका पूरा पिक्चर एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए पूरा पिक्चर इन्होंने बनाया था। अब देखिए आगे इसके बारे में दिया हुआ, इन 1848 फ्रेडरिक सारियो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेडरिक सारियो ने, एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, उन्होंने 4 प्रिंट बनाया था और इन 4 प्रिंट में उन्होंने क्या दिखाना चाहा कि ये पूरे वर्ल्ड को इन्होंने प्रेरित उन्होंने किया अपने पिक्चर के द्वारा कि लोग डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक बनने की तरफ आगे बढ़ें। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक में होता है जब चुने हुए लोग, जैसे जब जनता सरकार चुनती है, और रिपब्लिक में क्या होता है कि जब चुने हुए लोग सरकार बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, जबकि चाइना में रिपब्लिक है, वहाँ पे जनता नहीं वोट देती है, जो चुने हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी इलेक्टेड लोग हैं, वही लोग मिल करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक मतलब जनता डायरेक्ट वोट देगी, और रिपब्लिक में जनता नहीं देगी, कुछ लोग उसमें वोट देंगे, ये रिपब्लिक होता है, और उसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे। तो फ्रेडरिक सारियो ने तभी दोनों, मोनार्ची से तो दोनों बेटर हैं। मोनार्ची में राजा वाला, जहाँ पे एक हायरेची होती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वाली हायरेची होती है, जबकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में ऐसा हायरेची नहीं होता है। और देखिए क्या, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज एज ए फोर्स विच ब्रॉड चेंजेस द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ मैप। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग से पूरे यूरोप के अंदर, यूरोप एक कॉन्टिनेंट था, उसके अंदर छोटे छोटे जो नेशन एग्जिस्ट करने लगे थे, मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आना स्टार्ट हुई थी। द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट टुक प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। पहले क्या था कि एम्पायर हुआ करते थे, और उस एम्पायर को हटा करके अब नेशन स्टेट राइज हो रहे थे। मतलब पहले क्या था कि एक ही राजा किसी भी भाषा वाले, किसी भी कल्चर वाले लोगों को के ऊपर शासन कर लेता था। बस उसके पास शक्ति होती थी, अगर शक्ति उसके पास है, पावर्स हैं, तो वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर जाके ऑक्युपाई कर लेता था। लेकिन नेशन स्टेट क्या है, ये एक फीलिंग है कि लोग, उसके बाद लोग राइज अप हुए और जो एम्पायर के खिलाफ, एम्पायर के खिलाफ अपनी आवाज़ों को, वॉइस को रेज किए। देखिए, अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली द रूलर्स कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट एक वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, और के रूलर्स और नागरिक सभी लोग मिल करके एक कॉमन सेंस बनाते हैं जब, तो इसे बोलते हैं नेशन स्टेट। जैसे हर एक कंट्री का एक
क्या एक फीलिंग है पूरे सिटीजन का, जैसे हमारे कंट्री में पूरे, चाहे यहाँ के लीडर्स हो चाहे यहाँ के सिटीजन्स हो, जब कंट्री की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक, यही एक नेशन स्टेट का मेन मेन पर्पज है, मेन इसका मोटो है कि सिटीजन्स और लीडर्स का एक कॉमन गोल होता है कि कंट्री के लिए सेंटीमेंट होना। दिस कॉमन डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वॉज फॉर्म्ड थ्रू स्ट्रगल थ्रू द कॉमन एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। ये अचानक से नहीं आ गया है कि ये जो फीलिंग हमारे, जैसे हमारे इंडिया में ही ये जो फीलिंग आया है नेशनलिज्म की, ये अचानक से नहीं आया, ये बहुत सारी स्ट्रगल के बाद आया है। और देखिए अर्नस्ट रेनर ने नेशन के बारे में, एक अर्नस्ट रेनर एक फ्रेंच फिलासफर थे, इन्होंने नेशन के बारे में क्या फिलासफी दिया है, क्या इन्होंने विचार दिया है। नेशन इज ए कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट इंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। इंडेवर मीन्स सम्मान, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, डिवोशन मीन्स कर्तव्य, मतलब किसी काम के लिए ज़्यादा लग जाना, उसी को डिवोशन बोलते हैं। सेक्रीफाइस में बलिदान और इंडेवर में सम्मान। तो नेशन एक कलेक्शन है, कल्मिनेशन मीन्स क्या होता है, कलेक्शन। एक लॉन्ग पास्ट, जो इंडेवर, जो सम्मान जो पुराने पास्ट में था, और जो पुराने पास्ट में जो लोग बलिदान दिए हैं, और जो लोग कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, मतलब जो डिवोशन जिनके अंदर रहा है, इन सब का क्या है, कलेक्शन है नेशन। तो टू हैव ए कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, इनका पास्ट में कॉमन ग्लोरीज रहा हो, एक पास्ट में कुछ कॉमन चीज़ें रही हों। एंड टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कोई कॉमन विल हो। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, और बड़े काम मिल करके लोग करते हैं। टू परफॉर्म स्टिल मोर, और कुछ अधिक करने की इच्छा होती है। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल। अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडरी, मतलब एक कलेक्शन है ये नेशन। नेशन इन्होंने क्या बताया अर्नस्ट रेनर ने, इन्होंने कहा कि एक नेशन क्या है, एक पुराने समय में जो स्ट्रगल किए गए जो लोगों के द्वारा, उनका उनका परिणाम है। और इसके अलावा एक नेशन के पास एक पुराना एक हिस्ट्री होता है, एक पुराना एक सम्मान होता है, और एक क्या होता है, लोगों का एक समर्पण होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेशन के अंदर एक फीलिंग, कॉमन फीलिंग है। अगर कोई नेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब वहाँ के सिटीजन या वहाँ के लीडर में क्या हो, एक इंडिवर हो, एक सम्मान की भावना हो, एक और सेक्रीफाइस, लोग बलिदान किए हों, या डिवोशन, लोग के अंदर समर्पण की भावना हो देश के लिए, तो वहाँ पे एक नेशन एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज नेशन एग्जिस्ट नहीं करता। और नेशन के सभी लोगों का एक कॉमन गोल होता है, या कॉमन एक कलेक्शन ऑफ सबका एक पास्ट होता है। तो ये एक नेशन की परिभाषा होती है। तो अर्नस्ट रेनर ने एक परिभाषा दिया, और इस तरीके से आपके एक इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूरोप के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेट करेंगे हम, पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन से फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, और यूनाइटेड किंगडम किस तरीके से बना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। थैंक यू।